सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरफ होता था, मगर इस तरह कभी ज्ञान की शक्तियों के विकास के एंगल से देखा ही नहीं। What I don't understand is what's the point? Because उसने कहा है कि हिंट्स और क्लिपिंग्स ये दोनों सिरे आगे जाकर मिलेंगे। मे बी वो प्राणियों और इंसानों को कंपेयर कर रहा है, या फिर प्राणी हमसे इन शक्तियों में आगे हैं ये कहना चाहता है। No. According to Darwin's theory of evolution, human beings are the most evolved living beings on earth. अगर एवोल्यूशन की थ्योरी सही होती तो हमारे पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंद्रियां होनी चाहिए थी, पर ऐसा है तो नहीं। No. Humans have the most developed brains compared to all living cells. जिस तरह का सिविल कल्चर, साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर हमने डेवलप किया है, वैसा कोई भी नहीं कर पाया है। मिथ्याश्रित रूप भौतिक कला विज्ञान, नगर निवेश कला, आधुनिक प्रगति और व्यावसायिक स्तरों के गगनचुंबी शिखरों तक पहुंचे आज के मनुष्य को भूगर्भ में रही चींटियां एक बड़ी चुनौती देती हैं। यह चुनौती है बुद्धिकृत सिटी प्लानिंग की। 5 मिलीमीटर की नन्ही सी चींटियों का बसाया हुआ संसार जरा देखो। कुछ समय पूर्व वैज्ञानिकों को इनका संसार दृष्टिगोचर हुआ और उनकी आंखें चार हो गईं। स्क्रूटिनी में उन्हें चींटियों का सुंदर शहर नजर आया जो 50 मीटर फैला हुआ था और 8 मीटर की गहराई वाला था। शहर के स्वस्थ हवामान हेतु अमुक विशिष्ट चिमनियों की रचना की थी जिनमें कई कार्बन डाइऑक्साइड और कई ऑक्सीजन को सर्कुलेट करती थी। और फिर उत्सुक बने वैज्ञानिकों ने पूर्ण जानकारी के लिए करीबन 3 से 5 दिन तक सीमेंट वाला पानी बहाया जिसमें लगभग 10 टन सीमेंट का उपयोग हुआ। महीने बाद जब वहां खोदकाम किया गया तब चींटियों के इस शहर में घर, गलियां, रास्ते, नुक्कड़, हाईवे सब दिख पड़े। अरे शहर को स्वच्छ रखने के लिए कई जगह पर फंगस गार्डन भी तैयार किए गए हैं। फंगस गार्डन में बड़े पैमाने में पैदा हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देने की और शुद्ध हवा को अंदर खींच लाने की शक्ति होती है। चींटियों ने बिना किसी यंत्र के एयर कंडीशन सिस्टम भी खड़ी कर दी थी ताकि इनकी रानी ने हजारों की तादाद में जो अंडे दिए हैं वे सुरक्षित रह सकें। और ये सब प्लानिंग छोटे से एकॉर्न में भी चींटियां कर सकती हैं। इसका नाम है नगर निवेश कला। गृह निर्माण कला। मनुष्य के टेक्निक्स को ओवरटेक करने वाली बीवर की गृह निर्माण की टेक्निक देखो। बीवर को इस नदी के बीचों बीच घर बनाना है। जाहिर है कि पानी के प्रवाह में घर बहना नहीं चाहिए, इसलिए वो पेड़ की डालियों से डैम बनाकर पानी के प्रवाह को मंद करता है। साथ ही बर्फीली ठंड में घर के ऊपरी हिस्से में बर्फ के जमाव के भय से वो पानी की गहराई में प्रवेश द्वार बनाता है ताकि घर हमेशा खुला रहे। घर इतना विशाल है तो स्टोर रूम भी तो बड़ा ही होगा। उसमें इतना सारा खाना जमा हो सकता है कि ठंड में खुराक ढूंढने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। साथ में फैमिली के इतने सारे मेंबर्स एक साथ रहेंगे तो वे घर में एग्जॉस्ट फैन जैसी कुछ अरेंजमेंट भी तो होनी चाहिए। इसलिए बीवर ऐसी रचना करते हैं ताकि गर्म हवा बाहर निकलती रहे और सफोकेशन से राहत हो जाए। इसको गृह निर्माण कला कहते हैं। आयोजन कला। देखो ये नन्हे से इंजीनियर दीमक का स्काई स्क्रेपर जिसका रॉ मटेरियल है सिर्फ मिट्टी और अपनी विष्टा। इसमें ऐसी करामात होती है कि ठंड के मौसम में उगते सूर्य की गर्मी मिलती रहे और दोपहर में धूप बढ़ने पर गर्मी का अनुभव सिर्फ ऊपरी हिस्से तक ही सीमित रहे। और तो और उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन इतना स्ट्रांग है कि अपने आवास उत्तर दक्षिण दिशा में एक दूसरे के सामने इस तरह खड़े करते हैं कि दोनों को एक दूसरे की परछाई का लाभ मिलता रहे। इन घरों में छोटे छोटे छीर भी रखे जाते हैं जो दरवाजे और खिड़कियों का काम करते हैं। इसमें कमाल का वेंटिलेशन सिस्टम भी है। अंदर की अशुद्ध गर्म हवा नीचे से ऊपर आकर चिमनी से बाहर निकल जाती है और बाहर की ताजी हवा अंदर आती है।
इसे आयोजन कला कहते हैं। संगठन कला। क्रूर मगरमच्छ इन समुद्री बिल्लियों को अपना शिकार बनाने तैयार हुआ, परंतु बिल्लियों की सामाजिक एकता अपने संरक्षण के लिए कवच बन गई। इसे संगठन कला कहते हैं। Now I doubt Darwin's theory. Now comes the most difficult question. अगर कॉन्शियस वाले सारे सजीवों में कॉमन वंडरफुल चीज अर्ज ऑफ हैप्पीनेस है, तो ये बताओ कि सारे सजीवों में ही ये अर्ज ऑफ हैप्पीनेस क्यों है? अब ये कैसा सवाल है? अर्ज ऑफ हैप्पीनेस क्यों है का क्या मतलब? बस है। हर सवाल के पीछे एक वजह होती है। Let's find the answer. इट्स नॉट ओवर। इस बार सवाल के जवाब ढूंढने का रास्ता एक काल्पनिक कहानी से होकर गुजरता है। सन 2127 जब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली होगी, तब की एक महिला की यह कहानी है। इस महिला के जीवन में सिर्फ एक ही दुख था, उसे बच्चा नहीं था। भगवान पर उसे अटूट श्रद्धा थी। उसने अपनी सारी शक्तियां भगवान की भक्ति में लगा दी। पूजा पाठ, भजन, उपवास, दान, धर्म, क्या कुछ नहीं किया। भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ा। प्रभु बोले, मांग मांग, जो मांगे वो दे दूं। महिला ने कहा, प्रभु संतान का सुख चाहिए, वो भी सर्वगुण संपन्न, जो हर बात में, हर काम में होशियार हो, जो हमेशा हमारी बात माने, हमारी सेवा करे, कभी हमारी आज्ञा के विरुद्ध कदम न उठाए, कभी कोई गलती न करे। ऐसी एक संतान दे दो प्रभु। प्रभु बोले, तूने व्यर्थ ही मेरी भक्ति के पीछे इतना समय बर्बाद किया। इतनी संपत्ति है आपके पास तो एक रोबो ले लो। अब तो पहले से काफी सस्ते हो गए हैं, और प्लस में कस्टमाइज रोबो भी मिलते हैं। तुम्हें जैसी संतान चाहिए वैसे प्रोग्राम चूज करके डाल दो, ऑल इन वन बन जाएगा। अब वो औरत सोच में पड़ गई कि रोबो लूं या संतान। सोचो, अगर आप उस औरत की जगह होंगे तो क्या करोगे? इंसान या रोबो, और क्यों? रोबोट। मैं रोबोट ही मांगूंगा। मुझे भी पापा की जगह रोबोट मिलता तो अच्छा था। शेम ऑन यू केनिल। मैं लंदन में पली बड़ी हूँ, फिर भी मैंने अपने पापा का दिल कभी नहीं दुखाया। इसमें इंडिया और लंदन की बात कहां से आई? मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करेंगी आप, मुझे ही समझाएंगी। जबकि मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे मत पूछना, फिर भी पूछा। सुबोध भाई, आप ही बताइए, मुझे मेरी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं है? मेरा अच्छा बुरा क्या है यह तय करने का हक नहीं है? है। What? सुबोध भाई, यहाँ तो सब समझते हैं कि आप सबको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, बट आई एम सॉरी टू से, आप तो केनिल को बिगाड़ रहे हैं। हाँ। और मम्मा, तुम खुश हो रही हो? नो, आई एम कंसर्न, आई एम सैड। पप्पू, तू बीच में मत बोल, जा यहाँ से। पर हम केनिल को गलत शिक्षा नहीं दे सकते हैं। नहीं, मैं सीरियसली यही मानता हूं कि हर एक आदमी को अपने मन के मुताबिक जीने का हक है। देखो, हाँ, वो अलग बात है कि केनिल वैसे जी नहीं रहा है। व्हाट? कुछ भी? प्रूव मी रॉन्ग। टेल मी, तुम्हें हंसी कब आती है? पापा परेशान होते हैं तब। तुम्हारी हॉबी? पापा को परेशान करना। शॉपिंग करते वक्त अगर तुम्हारी पसंद की हुई शर्ट पापा भी ले आए तो तुम वो खरीदोगे? आई विल नॉट बाइट। मैं जवाब दे सकता हूं। तुम सबसे ज्यादा इरिटेट कब होते हो? पापा बार बार टोकते हैं तब। इन्होंने जो पूछे उससे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि तुमने अपना सपना इसीलिए तोड़ा ना क्योंकि तुम्हारे पापा ने वही लाइन लेने की बात की थी, जबकि तुम्हारे सपने में तुम्हारी मम्मी का सपना भी जुड़ा हुआ था। राइट? राइट। तो अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हारी जिंदगी के हर एक फैसले में, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, सही हो या गलत हो, जाने अनजाने में तुम्हारे पापा ही सेंट्रल पॉइंट है। तुम अपनी जिंदगी का हर एक फैसला उनके बारे में सोच कर लेते हो, अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच कर नहीं।
अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर नहीं। तो अब तुम ही डिसाइड करो कि रोबोट किसे चुनना चाहिए, तुम्हें या पापा को। रोबोट या इंसान? रॉबर्ट सर। मेरा भी। बेटे के आगे कोई रोबोट चूज करता है क्या? व्हाट अबाउट इमोशन? बेटा नालायक निकला तो। और आजकल वेस्टर्न कंट्रीज की तरह माँ बाप से अलग रहने का ट्रेंड है। एंड लेट्स फेस इट, हम चाहे कितनी भी इमोशंस की बात करें, आखिर में वी चूज मशीन्स ओवर मेन। महेंद्र, बेटा, अब तुम्हें ये अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगले महीने जब अफ्रीका जाऊंगा ना मैं, तो वहां से कंप्यूटर्स ले आऊंगा। ये देखो, यहाँ पे ये स्पेस है। एंड लेट्स फेस इट, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनटॉलरेंट। अरे माँ बाप तो छोड़ो, पति पत्नी भी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप दिखाई देती है। जब चाहे साथ रहो, जब चाहे साथ छोड़ दो। कोई किसी से बनना नहीं चाहता, एडजस्ट भी करना नहीं चाहता। सोचो 2012 में ये हाल है तो 2127 में क्या हाल होंगे। इसीलिए मशीन ओवर मैन एंड रॉबर्ट ओवर ह्यूमन विल डेफिनेटली बी अ स्मार्ट चॉइस सर। क्या बात है, आज तू भी साउंड इफेक्ट दे रहा है? हाँ मोटा भाई, आज मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा है। मेरा भी, मतलब मेरे दिमाग की मशीन पहले ही बंद हो चुकी है ना, खाट करके। नहीं नहीं मोटा भाई, तू होशियार है तो है, क्या कर सकता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है पर क्या कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं। नहीं, मैं तुझे सुना नहीं रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ। बाबू भाई ने पहली बार अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर आने की कोशिश की है। बहुत जल्दी हमारी बात को समझने के लायक हो जाएंगे। और मुझे इस वेल विशर के बच्चे के सवाल का जवाब ढूंढना ही है। ये सारा कांड उसी की वजह से हो रहा है ना। इस बार तो जवाब उसके मुंह पे मारता हूं, थपाक। क्या मैं तेरे साथ बैठकर इसका जवाब ढूंढ सकता हूं? मैं भी हूं तुम लोगों के साथ। तो मैं नहीं हूं। तो मैं भी नहीं हूं। तो मैं हूं। तो मैं भी हूं। मोटा भाई माफ कर दो। कोई माफी मांगे तो माफ करे ना। देखो देखो उसकी अकड़ तो देखो। उसे कह दो कि यहाँ बैठना है तो बैठे, पर मुझसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश ना करे। आपको बात नहीं करनी है तो मुझे भी आपसे मतलब आपकी वजह से नहीं, मेरे मन से ही मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अरे सुबोध, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको बुलाने ही वाला था। बैठो ना। और मुझे क्यों? I mean, हाँ, तुम्हारे बिना तो इस सवाल का जवाब मिल। मैं समझ गई। प्लीज डोंट लाई टू मी। कम ऑन नाउ, चलो अब सवाल का जवाब ढूंढे। मैं शुरू करता हूं। सवाल यह है कि अर्ज ऑफ हैप्पीनेस क्यों है, और जवाब ढूंढने के लिए हिंट के तौर पर हमें जो कहानी सुनाई गई है वो हमें ये बात सजेस्ट करती है कि अगर रॉबर्ट और इंसान को कंपेयर करें तो शायद हमें इसका जवाब मिल सकता है। मैंने भी काफी सोचा, काफी कंपेयर किया इन दोनों को, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन, फॉलोइंग ऑर्डर्स, स्पीड, इन सब में वो रोबोट कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, मगर मां बेटे के तौर पर एक ह्यूमन को ही सिलेक्ट करेगी क्योंकि उसकी फीलिंग वाली फैकल्टी इज हिज बिगेस्ट प्लस पॉइंट। व्हाट डू यू से सुबोध? अगर मेरी राय इस घर में इंपॉर्टेंट हो तो मैं कुछ कहूँ? ऑफ कोर्स। अगर साइंस ऐसा रोबोट डेवलप करे जिसमें फीलिंग्स भी आ जाएं, ये इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग्स पॉसिबल। साइंटिस्ट ऐसी चीज को कैसे इम्प्लांट कर सकते हैं जो न दिखाई देती हो, जिसे न छू सकते हैं? हाँ, साइंस उसे प्रैक्टिकली प्रूव थोड़ी कर पाता है, ये तो अनुभव से ही जाना जाता है। तब तो इस हिंट से अर्ज ऑफ हैप्पीनेस कहां से आई, ये कैसे पता चलेगा? तो बाबू भाई आपने क्या कहा था अभी? मैंने हाँ, आपने यही कि फीलिंग्स को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। नहीं, उसके बाद कहा कि उससे अनुभव से ही जाना जाता है और अनुभव से ही पता चलता है। वंडरफुल, आपने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया। कैसे? महेंद्र,
अगर तुम वेलविशर का सवाल पूछने का अब तक का पैटर्न देखो तो उसने हमेशा सवाल जवाब में यूनिवर्सल लॉस की ही बात की है। रिवाइंड करके देखो। ओके, फर्स्ट जड़ चेतन, जिन्हें डिफरेंशिएट करता तत्व है कॉन्शियस। एंड द कॉमन वंडरफुल थिंग इन एवरी लिविंग बीइंग दैट हैज कॉन्शियस इज सुकिचा। और ये सब यूनिवर्सल लॉज हैं जिन्हें डिनाई नहीं कर सकते, राइट? और हम इस कहानी से ढूंढ रहे थे सोशल रेलेवेंस, जबकि हमें ढूंढना था फंडामेंटल लॉ। सो फंडामेंटली अभी बाबू भाई ने जो कहा उनके मुंह से निकल गया, उसे भी कहना ही कहते हैं। चुप। अगर रोबोट फीलिंग का अनुभव नहीं कर पाता और हम अनुभव से ही फीलिंग को जान पाते हैं, तो अगर अनुभव की तह में जाएं, तो अनुभव बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। और ये ज्ञान भी हमें कुछ सिखाता नहीं है। मतलब जैसे हैप्पीनेस को इम्प्लांट नहीं कर सकते, अंदर से ही उभरती है, उसी तरह नॉलेज को भी इम्प्लांट नहीं कर सकते, वो भी अंदर से ही उभरता है। दिस नॉलेज इज सच अ बिग एसेट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। कितने भी सुपर कंप्यूटर्स डेवलप कर लो, कितने भी सुपर पावर्ड रोबोट्स बना लो, इस एक नॉलेज की वजह से। लेकिन नॉलेज तो रोबोट्स में भी होती है, कंप्यूटर्स में भी होती है। नहीं, मेमोरी होती है। जो इंफॉर्मेशन फीड की जाती है वो वही डिस्प्ले करता है। However fast it is, but it's memory. नहीं, पर मैंने अभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि रोबोट्स कैन ऑपरेट क्रिटिकल सर्जरीज। और ये भी पढ़ा था कि रोबोट्स इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं कि कभी आप घर पे आओ और अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो रोबोट ये बात जान जाता है और आपको दिलासा देने के लिए हक करता है। तो But all those are program robots, sensory operations. जैसे कि टच से पता चलता है, आपकी आवाज की कॉपी वाले एप्स आपके मोबाइल में होते हैं। और भी आपने जो मोबाइल की बात की, वो सब इंफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट है, जो कि लॉजिक के आधार पे होते हैं, जिसे एल्गोरिदम के बेस पे प्रोग्राम करते हैं। एक मिनट, लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स बाय मिक्सिंग लॉजिक, मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन विद नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है टू नो, टू डू थिंग्स नोइंगली, एंड दिस नोइंग इज नेचुरल। इट कैन नॉट बी इम्प्लांटेड इन एनी मटेरियल, रोबोट में भी नहीं। Which means we know our feelings. अपनी innermost feelings से भी हम अनजान नहीं हैं। Wow, it's a wonderful universal law. मोटा भाई समझ में आता है? अगर हम फीलिंग्स को जान सकते हैं, मतलब उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब अपनी सोच को अप्लाई कर। एक मिनट, क्या, कैसे? Let's have a demo and analyze it. केनिल, तुम जरा लैपटॉप लाना। मोटा भाई बैठो। हिंट में रॉबोट और इंसान को कंपेयर करने की बात की है, तो अब एक ये कैनल है जो कि सजीव है और रोबोट की जगह हम लैपटॉप ले लेते हैं। ये भी जड़ी है ना बाबू भाई। हिट दिस। इससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये जड़ है, राइट? अब कैनल को एक चाटा लगाइए। ये आई, क्या हुआ? दर्द हुआ। कैसे पता चला कि दर्द हुआ? अरे मेरी पीड़ा का मुझे अनुभव ना हो, ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई भी अनुभूति जो है वो अनुभव शून्य नहीं हो सकती, राइट? ओके, दर्द हुआ तो आगे क्या हुआ? गुस्सा आया। कैसे पता चला कि गुस्सा आया? कम ऑन काका, मेरी फीलिंग्स मुझे फील ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब फीलिंग्स भी कभी संवेदन शून्य नहीं हो सकती। हाँ? क्या? हाँ, तुझे कैसे पता चला कि फीलिंग्स कभी संवेदन वो बिना संवेदन नहीं हो सकती? एक मिनट, इसका मतलब है कि मेरे अंदर हो रही फीलिंग्स की जानकारी भी मुझसे अननोन नहीं रह सकती। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज भी कभी अननोइंगली नहीं हो सकती। हाँ, जबकि ये सारी बातें जड़ में नहीं होती हैं, सजीवों में ही होती हैं। मतलब अपने अस्तित्व का अनुभव भी कराती हैं। क्या बाल की खाल निकाले जा रहे हैं? मोटा भाई मैं बताता हूं, ये जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं ना, इनके बेस में एक बहुत सॉलिड फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, जिसे अगर प्रॉपर्ली ना समझो तो इन्वेंशंस पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ कौन सा रिसर्च हो रहा है? अर्ज ऑफ हैप्पीनेस कहां से आई उसका। देखो, इन सब बातों से अब हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हम में ज्ञान नेचुरली है और इसलिए अनुभूति और संवेदना की जानकारी है, और अनुभूति है इसलिए सुख और दुख वाले अनुभव के चॉइस का स्कोप है। और ये बात नेचुरल है कि अगर चॉइस का स्कोप होगा तो हर सजीव में
सुख की ही चाहोगी, दुख की नहीं। Hence the urge of happiness in every living being. It's wonderful. It's really wonderful. इसमें वंडरफुल क्या है? अरे बाबू भाई, एक मिनट, मैं समझाता हूं मोटा भाई, अगर हम अंतर से उभरते नेचुरल ज्ञान की वजह से फीलिंग को, उसकी अनुभूति को जान सकते हैं, उसे मैनेज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मतलब सोच को अप्लाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। केनल आपको सताए या आप केनल को चांटा मारे, दोनों ही प्रसंग में अगर आप अपनी फीलिंग्स को देखोगे, जानोगे, तो उन्हें एनालाइज करते हुए रिएक्शंस को कंट्रोल करके अपनी सोच से अपनी फीलिंग्स को बदल पाओगे कि ठीक है, मुझे लगा या मुझे सताया तो मुझे दुख हुआ, पर इसमें गुस्सा करने जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अभ्यास से आदमी धीरे धीरे अपना स्वभाव बदल सकता है, और अगर स्वभाव बदल सके तो मोटा भाई, तो फिर तो स्काई इज द लिमिट वाला ग्रोथ पॉसिबल है। ओह, I love this well-wisher. Oh, I'll go mad. Oh, we cracked this! सुबोध भाई, पप्पू के पापा। मैं खुश हूं क्योंकि मैंने कुछ नया पाया है, और खुश सुबोध भी है, मगर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट नहीं, संतोष की खुशी है। I just love this man, this well-wisher. तब तो वो वेलविशर मैं हूं। पर मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल? अरे तीसरे आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए एक आर्ग्यूमेंट में बोला मैं। उसकी आंखों में संदेह साफ दिखाई दे रहा था। अगर सचमुच उसे शक हो गया है तो आगे मुझे क्या करना चाहिए? अगर दिल खोल के हंस दो तो राज बाहर आने का डर है।